ऋषि और झनक की मंदिर में सीक्रेट शादी, अदिति का टूटा दिल। झनक के आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी कल्पना ना तो अनिरुद्ध ने की होगी और ना ही अर्शी ने। एसपी ऋषि, जो कानून की बारीकियों को समझने के लिए जाने जाते हैं, आज अपनी ही जिंदगी के सबसे बड़े भावनात्मक जाल में उलझ चुके हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था, ऋषि की गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था, जो बिल्कुल उसकी पूर्व पत्नी झनक जैसा दिखता था। नूतन की बेटी झनक, जो अब ऋषि के सामने एक ऐसी सच्चाई बनकर खड़ी है जिसे वो ठुकरा नहीं पा रहा है। अमीषा डार्लिंग के इस खास एपिसोड विश्लेषण में ये साफ नजर आ रहा है कि रिश्तों की ये डोर कितनी नाजुक हो चुकी है। ऋषि की वर्तमान पत्नी अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है, उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि उसका पति इस वक्त किस मानसिक द्वंद्व से गुजर रहा है। अर्शी ने हमेशा अदिति को यही सिखाया कि झनक के खानदान से दूर रहना है, लेकिन किस्मत ने फिर से उन्हें वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। ऋषि को अपनी पिछली गलतियों का एहसास हो रहा है। उसे लग रहा है कि कानून के पालन में उसने शायद उस मासूम झनक के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया था। मंदिर की उन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त ऋषि के कदम लड़खड़ा रहे थे। हाथ में सिंदूर की डिबिया थी और दिल में उस पुरानी झनक की यादें, जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। नूतन की बेटी, जो हूबहू अपनी माँ की परछाई है, उसे देखकर ऋषि को ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त पीछे मुड़ गया हो। अमीषा की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि ने ये फैसला रातों रात लिया है, क्योंकि उसे डर था कि अगर अदिति या अर्शी को इस बात की खबर लगी तो वे झनक को फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनिरुद्ध और अर्शी अब ऋषि के सास ससुर हैं, एक ऐसा रिश्ता जो समाज की नज़रों में बहुत सम्मानजनक है, लेकिन ऋषि के लिए ये रिश्ता अब एक बोझ बनता जा रहा है। अनिरुद्ध का अहंकार और अर्शी की नफरत ने ऋषि को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी पुरानी मोहब्बत और उसके अंश को इंसाफ दिलाए। मंदिर के अंदर जलते हुए दियों की रोशनी में जब ऋषि ने झनक का चेहरा देखा तो उसे लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई है। वो जानता है कि ये शादी कानूनी रूप से शायद अभी मान्य ना हो, लेकिन भावनात्मक रूप से वो खुद को झनक को समर्पित कर चुका है। अमीषा डार्लिंग के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त ऋषि मंदिर में फेरे लेने की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त अदिति को घर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अर्शी ने अदिति को समझाने की कोशिश की कि ऋषि सिर्फ एक केस के सिलसिले में बाहर गया है, लेकिन एक पत्नी का अंतर्मन सब कुछ भांप लेता है। अदिति को लग रहा था कि ऋषि के दिल में जो खालीपन है वो उसे कभी नहीं भर पाएगी। अर्शी और अनिरुद्ध के बीच भी तनाव बढ़ गया है, क्योंकि अनिरुद्ध को कहीं न कहीं ऋषि के बदलते व्यवहार पर शक होने लगा है। अनिरुद्ध जानता है कि झनक का साया अभी भी उनके परिवार पर मंडरा रहा है। ऋषि, जो एक पुलिस एसपी है, उसने अपनी पूरी ताकत झनक के अतीत को खोजने में लगा दी थी, और उसे जो सच मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। उसे पता चला कि झनक के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें अनिरुद्ध और अर्शी की कहीं न कहीं मूक सहमति थी। ऋषि ने मंदिर के पंडित जी से कहा कि ये रस्म पूरी तरह से गुप्त रहनी चाहिए। वो नहीं चाहता कि उसके सास ससुर को इस बात की भनक लगे कि उनका दामाद उनकी जानी दुश्मन की बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा है। झनक, जिसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे, उसने ऋषि के हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। उसे लग रहा था कि शायद यही वो इंसान है जो उसे वो पहचान दिला सकता है जिसे उसकी मां नूतन ने खो दिया था। अमीषा की गहराई से की गई इस जांच में ये बात सामने आती है कि ऋषि अब अदिति के साथ अपनी शादी को एक समझौता मानने लगा है। उसे लगता है कि अदिति में वही घमंड और अकड़ है जो अर्शी में थी, जबकि झनक में वही सादगी है जो उसे शांति देती है। जैसे ही ऋषि ने झनक की मांग में सिंदूर भरा, आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। ये इस बात का संकेत था कि अब एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। एक तरफ एसपी ऋषि की वर्दी और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, और दूसरी तरफ उसका वो प्यार जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। अदिति का दिल टूटने की कगार पर है, और जब उसे इस सीक्रेट शादी का पता चलेगा तो बोस हाउस में भूचाल आना तय है। अर्शी, जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो ऋषि को बर्बाद करने की योजना बनाना शुरू कर देगी। लेकिन ऋषि भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसने झनक के माथे को चूमकर ये वादा किया कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो उसे उसका हक दिलाकर रहेगा। अमीषा डार्लिंग के इस हिस्से में ये भी स्पष्ट है कि अनिरुद्ध अब अपनी ही बेटी अदिति के भविष्य को लेकर चिंतित है। उसे पता है कि अगर ऋषि ने झनक को अपना लिया तो अदिति की जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन क्या अनिरुद्ध अपने दामाद को रोक पाएगा? ऋषि ने मंदिर की अग्नि के सामने जो शपथ ली है वो किसी भी कानूनी दस्तावेज से बड़ी है।
अदिति को अभी भी लग रहा है कि ऋषि की जिंदगी की इकलौती रानी है, पर उसे ये नहीं पता कि ऋषि के दिल के सिंहासन पर अब कोई और बैठ चुका है। नूतन की बेटी झनक अब सिर्फ एक बेसहारा लड़की नहीं है, बल्कि वो एसपी ऋषि की पत्नी बन चुकी है। और यही वो मोड़ है जहां से कहानी एक नया और खतरनाक रूप लेने वाली है। ऋषि का ये कदम उसे अपने ही परिवार और कानून के खिलाफ खड़ा कर सकता है, लेकिन प्यार में पागल ऋषि को अब किसी की परवाह नहीं है। उसने झनक को मंगलसूत्र पहनाया और उसे विश्वास दिलाया कि अब उसे किसी नूतन या किसी अजनबी की तरह छिपने की जरूरत नहीं है। अर्शी की नफरत अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। जब सुबह का सूरज निकलेगा तो ऋषि को वापस उसी घर में जाना है जहां अदिति उसका इंतजार कर रही है। वो अदिति की आंखों में कैसे देखेगा? वो अनिरुद्ध और अर्शी के सामने कैसे पेश आएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। अमीशा की इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे एक पुरानी आग फिर से भड़क उठी है, और अब ये आग पूरे बोस परिवार को अपनी चपेट में लेने वाली है। मंदिर की दहलीज लांघकर जब ऋषि अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उसके कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी का बोझ था जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। पीछे मुड़कर उसने एक आखिरी बार झनक को देखा, जिसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे बरसों बाद कोई किनारा मिल गया हो। ऋषि ने उसे एक सुरक्षित ठिकाने पर छोड़ दिया, लेकिन उसके जहन में अभी भी वो पल कैद था जब उसने झनक की मांग भरी थी। गाड़ी चलाते वक्त ऋषि के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार अपने हाथों को देख रहा था, जिन पर अभी भी चंदन और हवन के धुएं की खुशबू बसी हुई थी। अमीशा डार्लिंग की इस कहानी में अब वो मोड़ आ गया है जहां नायक ही खलनायक की नज़रों में गुनहगार बनने वाला है। जब ऋषि अपने आलीशान बंगले के सामने पहुंचा तो वहां की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसे पता था कि घर के अंदर कदम रखते ही उसे उन सवालों का सामना करना पड़ेगा जिनका जवाब उसके पास नहीं है। अदिति, जो रात भर सोई नहीं थी, लिविंग रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर सड़क की तरफ टकटकी लगाए बैठी थी। जैसे ही उसने ऋषि की गाड़ी की हेडलाइट्स देखी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अमीशा के विश्लेषण के अनुसार अदिति के मन में उठ रहा तूफान अब फटने को तैयार था। ऋषि ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसकी नज़र सबसे पहले अदिति पर पड़ी। अदिति की लाल आंखें और बिखरे हुए बाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसने पूरी रात रोते हुए गुजारी थी। ऋषि ने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन एक पुलिस अफसर होने के नाते वो जानता था कि खामोशी अक्सर जुर्म का कबूलनामा होती है। अदिति ने बिना कुछ कहे ऋषि के पास आकर उसे सूंघने की कोशिश की। उसे उस इत्र की नहीं, बल्कि उस अगरबत्ती और कपूर की महक आई जो आमतौर पर मंदिरों में होती है। ऋषि के कुर्ते पर गिरे हुए सिंदूर के एक नन्हे से कण ने अदिति के शक को यकीन में बदल दिया, लेकिन उसने उस वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। अर्शी, जो ऊपर के कमरे से ये सब देख रही थी, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत और चालाकी थी जो सालों पहले झनक के लिए हुआ करती थी। अर्शी ने ऋषि को ऊपर से नीचे तक देखा और एक जहरीली मुस्कान के साथ पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी तफ्तीश थी जिसने एक एसपी को रात भर मंदिर के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया। अनिरुद्ध भी वहां पहुंच चुका था। अनिरुद्ध की हालत उस वक्त बहुत अजीब थी। उसे ऋषि में अपना ही बीता हुआ कल नजर आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने भी 2 नावों की सवारी की थी और उसका अंजाम क्या हुआ था। अमीशा की रिपोर्ट कहती है कि अनिरुद्ध इस वक्त ऋषि को डांटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो खुद भी तो उसी रास्ते का मुसाफिर रहा है। ऋषि ने खुद को संभालते हुए कहा कि उसे एक पुराने केस से जुड़े कुछ सुराग मिले थे और वो उसी के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। लेकिन अर्शी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ऋषि के कोट की जेब की तरफ इशारा किया, जहां से उस मंदिर की रसीद का एक कोना बाहर झांक रहा था। ऋषि को लगा जैसे उसका गला सूख रहा हो। वो एक तरफ अपनी वर्दी की गरिमा बचाना चाहता था और दूसरी तरफ उस औरत का सम्मान जिसे उसने अभी अभी अपनी पत्नी बनाया था। झनक, जिसे अब ऋषि ने एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकने को कहा था, वो भी चैन से नहीं बैठी थी। वो जानती थी कि उसकी मौजूदगी ऋषि और अदिति की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा देगी, लेकिन उसे अपनी मां नूतन के अपमान का बदला भी लेना था। अमीशा डार्लिंग के इस भाग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदिति अब अर्शी के नक्शे कदम पर चलने का फैसला कर चुकी है। उसने मन ही मन ठान लिया है कि वो ऋषि को इतनी आसानी से झनक कर नहीं होने देगी। अदिति ने ऋषि के कमरे में जाकर उसके कपड़ों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसे वहां से वो अंगूठी मिली जो ऋषि ने झनक के लिए खरीदी थी, लेकिन उसे पहनाना भूल गया था। उस अंगूठी पर RNJ लिखा देखकर अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन हो गया कि ऋषि के जीवन में कोई जे यानी झनक वापस आ चुकी है। अदिति का गुस्सा पागलपन की हद तक पहुंचने वाला था। उसने गुस्से में आकर अलमारी का सारा सामान बाहर फेंक दिया और चीखने लगी।
पूरा बोस परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हो गया। अर्शी ने अदिति को संभाला और ऋषि की तरफ उंगली उठाकर कहा कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अनिरुद्ध ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अर्शी ने उसे चुप करा दिया। अर्शी को शक था कि झनक की बेटी नूतन ही वो औरत है जो ऋषि को अपने जाल में फंसा रही है। ऋषि ने अब अपना धैर्य खोना शुरू कर दिया था। उसने साफ लफ्जों में कह दिया कि एक एसपी होने के नाते उसे अपनी निजी जिंदगी के लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अदिति के साथ धोखा किया है, पर उसका दिल ये भी कह रहा था कि झनक के साथ जो हुआ वो उससे भी बड़ा पाप था। अमीशा की इस कहानी के इस मोड़ पर अब एक नई साजिश जन्म ले रही है। अर्शी ने चुपके से एक जासूस को ऋषि के पीछे लगा दिया है ताकि वो उस औरत का पता लगा सके जिससे ऋषि मंदिर में मिला था। उसे डर है कि अगर वो औरत वाकई झनक की बेटी निकली तो वो उनके परिवार के सारे पुराने राज खोल देगी। उधर झनक गेस्ट हाउस के अंधेरे कमरे में बैठी हुई उन फेरों को याद कर रही थी। उसने अपनी माँ की फोटो के सामने कसम खाई कि वो अदिति से अपनी माँ का हर एक आंसू वापस लेगी। अदिति ने अब ऋषि को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर ऋषि ने उसे सच नहीं बताया तो वो अपनी जान दे देगी। ऋषि एक तरफ अपनी ड्यूटी की शपथ और दूसरी तरफ प्यार की कसम के बीच पिस रहा था। अमीशा डार्लिंग के दर्शकों के लिए ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि कैसे ऋषि अपनी ही वर्दी के पीछे इस बड़े राज को छुपाकर रखेगा। सुबह की चाय की मेज पर जब पूरा परिवार बैठा था तो सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। अनिरुद्ध ने ऋषि की आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने अपनी फाइल में खुद को व्यस्त कर लिया। अदिति ने जानबूझकर ऋषि के सामने वो अंगूठी रख दी जिसे उसने अलमारी से बरामद किया था। ऋषि के हाथ रुक गए। उसे पता था कि अब खेल हाथ से निकल चुका है। अर्शी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ ऋषि से पूछा कि क्या वो इस जे का मतलब समझा सकता है। ऋषि ने ठंडे दिमाग से काम लिया और कहा कि ये एक केस का सबूत है, लेकिन अदिति ने उस अंगूठी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऋषि बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसका पीछा अब सिर्फ यादें नहीं बल्कि अर्शी का भेजा हुआ जासूस भी कर रहा था। जैसे ही ऋषि की गाड़ी उस गेस्ट हाउस की तरफ मुड़ी जहां झनक रुकी हुई थी, जासूस ने तुरंत अर्शी को फोन लगा दिया। अर्शी और अदिति अब उस पते की तरफ बढ़ रही थी जहां ऋषि और झनक का मिलन होने वाला था। क्या अदिति अपनी ही आंखों से ऋषि और झनक को एक साथ देखकर ये बर्दाश्त कर पाएगी? क्या अर्शी फिर से वही खूनी खेल खेलेगी जो उसने सालों पहले खेला था? अमीशा की इस कहानी के इस हिस्से में अब एक नई महासंग्राम की नींव रखी जा रही है। गेस्ट हाउस के उस संकरे गलियारे में ऋषि के जूतों की धमक गूंज रही थी। वो अनजान था कि मौत और तबाही उसका पीछा कर रही है। कमरे का दरवाजा जैसे ही खुला, झनक के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, लेकिन ऋषि की आंखों में एक गहरा खौफ था। उसने झनक का हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि अब कोई उसे छू भी नहीं पाएगा, लेकिन ठीक उसी वक्त गेस्ट हाउस के बाहर दो गाड़ियां आकर रुकी। अर्शी और अदिति के साथ पुलिस की एक टुकड़ी भी थी जिसे अर्शी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बुलाया था। अमीशा डार्लिंग की इस रिपोर्ट के मुताबिक अर्शी ने ये साजिश रची थी कि वो ऋषि को एक अपराधी के रूप में रंगे हाथों पकड़ेगी। जैसे ही कमरे का दरवाजा एक जोरदार लात के साथ खुला, सामने का नजारा देखकर अदिति की चीख निकल गई। ऋषि झनक के बेहद करीब खड़ा था और झनक की मांग में वो ताजा सिंदूर किसी जलते हुए अंगारे की तरह अदिति की आंखों में चुभ रहा था। अदिति ने बिना सोचे समझे झनक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि एक ढाल बनकर बीच में खड़ा हो गया। एक एसपी का ये रूप देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले भी दंग रह गए। अर्शी ने अपने मोबाइल से उस मंजर की तस्वीरें उतारनी शुरू कर दी ताकि वो इसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश कर सके। अर्शी की आवाज में एक नागिन जैसी फुफकार थी जब उसने ऋषि से पूछा कि क्या उसे अपनी वर्दी का भी खौफ नहीं रहा। ऋषि ने बहुत ही शांत लहजे में अपनी जेब से एक कागज निकाला और अर्शी के चेहरे के सामने लहरा दिया। वो कागज कोई साधारण दस्तावेज नहीं था, बल्कि वो उन सबूतों की फहरिस्त थी जो ऋषि ने पिछले कई हफ्तों से अर्शी और अनिरुद्ध के खिलाफ जुटाए थे। ऋषि ने साफ कह दिया कि अगर आज उसकी नौकरी जाती है तो वो अर्शी और अनिरुद्ध को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगा। अमीशा ने इस पूरे घटनाक्रम का जो विश्लेषण किया है, उससे ये साफ है कि अनिरुद्ध अब पूरी तरह टूट चुका था। वो गेस्ट हाउस के दरवाजे पर खड़ा अपनी दोनों बेटियों को देख रहा था, एक वो जो उसकी जायज संतान थी और दूसरी वो जो उसके गुनाहों का जिंदा सबूत थी। अदिति ने ऋषि का कॉलर पकड़कर उससे जवाब मांगा कि आखिर उसने इस नूतन की बेटी में ऐसा क्या देखा जो उसे अपने 7 जन्मों की कस्मों से प्यारा लगा। ऋषि ने अदिति का हाथ झटकते हुए कहा कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता और जिस घर में नफरत की खेती होती हो वहां मोहब्बत कभी पनप नहीं सकती।
झनक ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और उसकी आवाज में वही खनक थी जो सालों पहले उसकी माँ की आवाज में हुआ करती थी। उसने अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आज हिसाब बराबर हुआ है। जिस तरह अर्शी ने उसकी माँ का घर उजाड़ा था, आज उसी तरह झनक ने अर्शी की बेटी का संसार उजाड़ दिया है। बोझ घर की नींव आज पूरी तरह हिल चुकी थी। अर्शी ने गुस्से में आकर झनक को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी अनिरुद्ध ने आगे बढ़कर अर्शी का हाथ थाम लिया। ये शायद पहली बार था जब अनिरुद्ध ने अर्शी के खिलाफ जाकर झनक का पक्ष लिया था। अनिरुद्ध की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपनी बेटी अदिति से कहा कि वे सब इस तबाही के खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन अदिति इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कसम खाई कि वो इस मंदिर वाली शादी को कभी मान्यता नहीं देगी और वो ऋषि को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। अमीषा डार्लिंग के इस क्लाइमैक्स में अब वो घड़ी आ गई थी जहां कानून और भावनाओं का सबसे बड़ा टकराव होने वाला था। ऋषि ने झनक का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगा। पुलिस की जो टुकड़ी अर्शी के कहने पर आई थी, अब वो अपने ही सीनियर ऑफिसर यानी एसपी ऋषि को रास्ता देने पर मजबूर थी। अदिति जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगी, जबकि अर्शी अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी। ऋषि ने जाते जाते अनिरुद्ध की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। अब झनक उस घर की दहलीज पर कदम रखने वाली थी जहां उसे कभी अपमानित करके निकाला गया था, लेकिन इस बार वो एक बेसहारा लड़की बनकर नहीं, बल्कि उस शहर के सबसे ताकतवर पुलिस ऑफिसर की पत्नी बनकर लौट रही थी। अमीषा की इस विशेष कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अदिति ने अब अपने पिता अनिरुद्ध के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उसे लगता है कि अनिरुद्ध की कमजोरी की वजह से ही आज झनक फिर से उनकी जिंदगी में वापस आ पाई है। आने वाले समय में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि कैसे एक घर के अंदर दो पत्नियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगी। एक तरफ कानून का रक्षक ऋषि होगा और दूसरी तरफ उसकी वो दो पत्नियां जिनमें से एक के पास समाज का समर्थन है और दूसरे के पास ऋषि का अटूट प्यार। अर्शी ने अब पर्दे के पीछे से एक और खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया है, जिसमें वो ऋषि की वर्दी पर दाग लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन झनक भी अब वो पुरानी भोली भाली लड़की नहीं रही। उसने अपनी माँ के संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। अमीषा डार्लिंग के इस वीडियो के अंत में ये साफ हो गया है कि ऋषि और झनक की ये सीक्रेट शादी आने वाले समय में कई और राज खोलेगी। क्या अनिरुद्ध अपनी दोनों बेटियों के बीच इस युद्ध को रोक पाएगा? क्या अदिति अपनी हार मानकर ऋषि की जिंदगी से चली जाएगी, या फिर वो अर्शी के साथ मिलकर झनक के खिलाफ कोई नई साजिश रचेगी? झनक के जीवन का ये नया अध्याय खून, पसीने और आंसुओं से लिखा जाने वाला है। ऋषि ने जो रास्ता चुना है वो कांटों भरा है, लेकिन उसने तय कर लिया है कि वो अब और अन्याय नहीं होने देगा। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार का असली चेहरा बेनकाब होने वाला है और आने वाला कल किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। झनक की जीत और अदिति की हार ने इस कहानी को एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता।